चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं और एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। ये जो एनसीआर में प्रोटेस्ट हुए हैं लेबर के, उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है। उसी के एमसीक्यूज़ हम लोग जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2026 एनसीआर लेबर प्रोटेस्ट का इमीडिएट ट्रिगर क्या था? क्या बोनस डिस्प्यूट था, क्या मिनिमम वेज इशू था, या पीएफ विड्रॉल इशू था, या ईएसआई कंट्रीब्यूशन इशू था? आप लोग आंसर बताइए। देखिए, जो मेन इशू था वो था यहाँ पर मिनिमम वेजेस इशू। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वर्कर्स की सबसे बड़ी डिमांड क्या थी? क्या मोर हॉलीडेज, सैलरी इंक्रीज और बेटर वर्किंग कंडीशंस, फ्री हाउसिंग और पेंशन इंक्रीज? तो देखिए, जो उनकी मेन जो डिमांड थी वो थी सैलरी इंक्रीज और बेटर वर्किंग कंडीशन। आप लोग कमेंट में अपनी नॉलेज के हिसाब से आंसर भी कर सकते हैं, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 3, लेबर कोड्स कितने हैं? तो जो भी लोग मेरे चैनल पर लगातार बने हुए हैं उनको इसका आंसर पता ही होगा, मुझे लगता है। तो 4 लेबर कोड्स हैं, आप सभी लोग ये जानते हैं मेरे हिसाब से। तो अच्छा, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब क्या है? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किए जाएं वही एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं। ये भी सबको पता होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा। अब हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 5। क्या न्यू लेबर कोड्स डायरेक्टली नोएडा प्रोटेस्ट का रीज़न थे? आप अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शन ए इज़ हाँ, ऑप्शन बी इज़ ना नहीं, ऑप्शन सी पार्टली डिबेट का सब्जेक्ट है, और ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसाइड कर दिया है। तो इसका क्या आंसर होगा, आप लोग बताइएगा। तो देखिए, ये मैंने आंसर बताए हैं। अप्रैल 2026 एनसीआर लेबर प्रोटेस्ट का इमीडिएट ट्रिगर क्या था? तो था मिनिमम वेजेस। ठीक है, अगला एक्सप्लेनेशन हम इसका देख लेते हैं। देखिए, अप्रैल 2026 के एनसीआर लेबर प्रोटेस्ट का तुरंत कारण यानी इमीडिएट ट्रिगर वर्कर्स की तरफ से मिनिमम वेजेस और वेज का जो रिवीजन है उसको लेकर असंतोष था। कई वर्कर्स ने वेज गैप और सैलरी रिलेटेड कंसर्न्स उठाए थे। अच्छा, अगला हम देख लेते हैं कि वर्कर्स की सबसे बड़ी डिमांड क्या थी। तो इसका आंसर था सैलरी इंक्रीज और बेटर वर्किंग कंडीशंस। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जो प्रोटेस्ट करने वाले वर्कर्स थे उनकी मुख्य मांग सैलरी में वृद्धि, उचित वेजेस और बेहतर वर्किंग कंडीशंस थी। इसमें इन वर्कप्लेस सेफ्टी और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे। अब हम देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 3, लेबर कोड्स कितने हैं? तो 4 हैं। और देखिए, भारत में 29 लेबर लॉज को मिलाकर 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं। कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब क्या है? तो देखिए, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर एम्प्लॉई। कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो वर्कर होते हैं जो सीधे कंपनी के एम्प्लॉय न होकर किसी कॉन्ट्रैक्टर या मैन पावर एजेंसी के माध्यम से हायर किए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या न्यू लेबर कोड डायरेक्टली नोएडा प्रोटेस्ट का रीज़न थे? तो पार्टली डिबेट का सब्जेक्ट है। देखिए, एक्सपर्ट्स के बीच इस बात पर अलग अलग राय है। प्रोटेस्ट का तुरंत कारण वेज और वर्किंग कंडीशन के मुद्दे थे, लेकिन कुछ ट्रेड यूनियंस और लेबर ग्रुप्स ने लेबर कोड्स के संभावित प्रभावों को भी चर्चा का विषय बनाया, इसलिए इसे सीधे और एकमात्र कारण कहना सही नहीं है। तो हमने देखिए लर्निंग पॉइंट्स इससे क्या क्या सीखे कि एनसीआर लेबर प्रोटेस्ट को समझने के लिए वेज इश्यूज़, वर्किंग कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम और लेबर कोड्स के प्रोविज़न्स सभी को साथ में देखना ज़रूरी है। देखिए,
अप्रैल 2026 में ये ट्रिगर मैंने, जैसे ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर ही लिया है आप लोगों के साथ में, तो आगे भी कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ये डिस्कस किए थे अभी, ठीक है। ये देखिए, तो मैं यही चाहूँगी कि आप इसके साथ में जो मेरा पूरा वीडियो है इसका, उसको अवश्य आप लोग देखें, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल मैंने जो है बताया है कि आखिर हुआ क्या था, ठीक है। देखिए, एनसीआर लेबर प्रोटेस्ट सबसे अधिक किस क्षेत्र में देखा गया, तो देखिए ऑप्शन है, ये तो सीधा सीधा बात है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया। देखिए, प्रोटेस्ट मुख्यतः नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में देखा गया, जहां मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री वर्कर्स की संख्या अधिक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मिनिमम वेजेस का उद्देश्य क्या है, हम देख लेते हैं कि मिनिमम वेजेस का उद्देश्य क्या है। देखिए, कंपनी प्रॉफिट बढ़ाना नहीं, टैक्स कलेक्शन बढ़ाना नो, वर्कर्स को मिनिमम गारंटेड इनकम देना इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिनिमम वेज का उद्देश्य वर्कर को एक ऐसी न्यूनतम मजदूरी देना है जिससे वे अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकें। अब देखते हैं MCQ 8 कोड ऑन वेजेस 2019 किससे संबंधित है, तो देखिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बिल्कुल भी नहीं, वेजेस, बोनस एंड इक्वल रिम्यूनरेशन बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और सोशल सिक्योरिटी से भी संबंधित नहीं है। एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इसको। देखिए, कोड ऑन वेजेस 2019 ने मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को कंसोलिडेट किया है। MCQ नंबर 9 देख लेते हैं। ट्रेड यूनियन का मुख्य काम क्या है, तो ट्रेड यूनियन का मुख्य काम देखिए कंपनी चलाना भी नहीं है, टैक्स वसूलना भी नहीं है और लेबर इंस्पेक्शन करना भी नहीं है। इनका काम क्या है, वर्कर्स के हितों की रक्षा करना। क्या है, वर्कर्स के हितों की रक्षा करना। तो हम इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं अभी। देखिए, वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए ही ये जो ट्रेड यूनियन होती हैं ये बनाई जाती हैं, और ये बाकायदा इनमें जो है वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव बाकायदा प्रॉपर चुनाव के द्वारा जो है इलेक्ट किए जाते हैं, तो जो रिप्रेजेंट करते हैं वो, और मज़दूरों के हितों की रक्षा के लिए ही इन ट्रेड यूनियंस का जो गठन है वो हुआ है। तो सही आंसर यही हो जाएगा कि इनके हितों की रक्षा के लिए किनके, श्रमिकों के, यानी कि हमारे श्रमिक बंधुओं के, यानी कि वर्कर्स के, ठीक है ना। अच्छा, आगे भी हम लोग और देख लेते हैं इसमें अभी। देखिए, ट्रेड यूनियंस वर्कर्स की कलेक्टिव बार्गेनिंग करती है और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या है। देखिए, इंडिविजुअल सैलरी नेगोशिएशन या वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच ग्रुप नेगोशिएशन। तो देखिए, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच ग्रुप नेगोशिएशन। जब वर्कर्स अपनी यूनियन के माध्यम से एम्प्लॉयर से सैलरी, बेनिफिट्स और वर्किंग कंडीशंस पर बात करते हैं, उसे कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 किस विषय से संबंधित है, तो क्या सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी, ट्रेड यूनियंस, लेव ऑफ और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और बोनस। तो एक्सप्लेनेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स और ट्रेड यूनियन से संबंधित कानूनों को रेगुलेट करता है। अब है MCQ नंबर 12, स्ट्राइक का अर्थ क्या है। देखिए, संगठित रूप से काम रोक देना। जब वर्कर्स अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए संगठित रूप से काम रोक देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। लेबर प्रोटेस्ट में वर्कर्स किस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं, तो देखते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तो देखिए उठा ही नहीं रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से तो वर्कर्स का कोई भी मतलब ही नहीं है। वेज गैप और राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, ये उनका मेन मुद्दा था, क्योंकि हरियाणा में जब वेजेस बढ़ गए तो यूपी में एनसीआर आता है, बिल्कुल लगभग जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो दोनों जगह लगभग एक जैसी है, और वहाँ वेतन बढ़ गए थे, मिनिमम वेजेस यहाँ बढ़े नहीं थे। तो इसी बात से जो है एग्रीव्ड ये वर्कर्स थे और ये इन्होंने स्ट्राइक की थी। तो मेन यही था कि भाई लिविंग जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है,
तो आपको जो है हमारा जो वेतन है वो भी बढ़ाना चाहिए। और बिल्कुल पड़ोसी राज्य है और एनसीआर हरियाणा से ज़्यादा दूर नहीं है, तो उन्होंने जब देखा कि भैया हरियाणा सरकार में तो वेजेस बढ़ गए हैं और इधर बिल्कुल लगा हुआ है एनसीआर हरियाणा से, यहाँ भी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है सेम है, लेकिन सैलरी जो है वो नहीं बढ़ाई हुई गई है, तब तो ये एग्रीव्ड होना स्वाभाविक ही था। देखिए वर्कर्स का कहना था कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन वेजेस उसी अनुपात में नहीं बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा अब हम 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 का फोकस क्या है। तो देखिए क्या है इसका, क्या है, सेफ्टी हेल्थ एंड, देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये ज़रा बैक हो गया है किसी कारण से। ठीक है, मुझे आज हॉस्पिटल में मैं आई हुई हूँ दिखाने, तो टाइम नहीं लगेगा वीडियो बनाने का, तो आज मैं हॉस्पिटल से ही आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बना रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग अगर कोई डिस्टरबेंस होता है तो इसको जो है इग्नोर तो करने का कष्ट करेंगे ही। बहुत सपोर्टिव है मेरी ऑडियंस और मैंने यही सोचा कि ना बनाने से अच्छा है कि बनाऊं। सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशन, ये कोड वर्क प्लेस सेफ्टी हेल्थ स्टैंडर्ड्स और वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 किससे संबंधित है। तो देखिए पीएफ ईएसआई ग्रेचुटी सोशल सिक्योरिटी, इस कोड का उद्देश्य वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रदान करना है। ईएसआई का फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस। ईएसआई वर्कर्स और उनके परिवारों को मेडिकल और कैश बेनिफिट्स प्रदान करता है। पीएफ का फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों योगदान करते हैं, दोनों। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम पर वर्कर्स की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है। देखिए जॉब सिक्योरिटी की कमी। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अक्सर परमानेंट एम्प्लॉयज़ के मुकाबले कम जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स मिलते हैं। लेबर प्रोटेस्ट का शांतिपूर्ण समाधान किस प्रक्रिया से संभव है। तो डायलॉग और नेगोशिएशन यानी बातचीत से। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सबसे प्रभावी समाधान डायलॉग और कलेक्टिव बार्गेनिंग माना जाता है। एनसीआर लेबर प्रोटेस्ट से सबसे बड़ा जो आपको सीख मिलती है, क्या मिलती है, देखिए वर्कर्स राइट, फेयर वेज और इंडस्ट्रियल हार्मनी का बैलेंस ज़रूरी है। एक मजबूत इकोनॉमी के लिए वर्कर्स के अधिकार और एम्प्लॉयर्स के बिजनेस इंटरेस्ट दोनों का संतुलन आवश्यक है। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैंने नोएडा स्ट्राइक के ऊपर आपको कराए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले यही निवेदन करूंगी, मेरी वीडियो अच्छी लगती है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।